अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे एहतिशाम, मददगार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उर्दू कंटेंट राइटिंग कोर्स के साथ। आज का हमारा बहुत ही अहम लेक्चर है और ये आखिरी लेक्चर है हमारा कोर्स का। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। हमारा जो आज का सबसे पहला टॉपिक है वो है आप कैसे एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। एक कामयाब कंटेंट राइटर बनने के लिए चंद ज़रूरी बातें हैं जिनका ख्याल रखने से आप एक कामयाब और अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। जिनमें से सबसे जो पहली बात है, जो पहला पॉइंट है, वो है कि कंटेंट लिखने का हुनर। आपको कंटेंट लिखने का हुनर आना चाहिए। आपने कुछ भी लिखना है, ब्लॉग राइटिंग करनी है, कॉपी राइटिंग की है आपने, स्टोरी राइटिंग, पोस्ट आप लिख रहे हैं या स्क्रिप्ट राइटिंग आप कर रहे हैं, ये सब लिखने का अलग अलग तरीका है और अलग अलग असूल व ज़वाबित होते हैं। ब्लॉग आपकी ज़ाती राय होती है कि तो आपने रिसर्च होती है, मुख्तलिफ जगह से आपने डेटा इकट्ठा किया होता है, लेकिन लिखने का अंदाज दोस्ताना होता है। आप फ्रेंडली लिखते हैं वे में, आप फ्रेंडली वे में लिखते हैं, ज़ाती राय होती है आपकी। मतलब कि आप यूं तो नहीं कहते ना कि ये बात मैंने फ़लाँ साइट से ली है, ये बात मैंने फ़लाँ किताब में पढ़ी थी। इसी तरह अगर हम इश्तिहार हमने लिखना है तो वो मुख्तसर होगा लेकिन पुरअसर होगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपको तहरीर लिखने का हुनर आना चाहिए। कंटेंट राइटिंग की मुख्तलिफ किस्मों को इसी किस्म के अंदाज में और इसी किस्म के असूल व ज़वाबित के मुताबिक आपने लिखना है और ये आपको लिखना आना चाहिए। जो दूसरा हमारा पॉइंट है अहम, वो है जी कॉपी पेस्ट नहीं करना। कॉपी पेस्ट मत लिखें। कभी भी किसी के मवाद को देखकर कॉपी नहीं करें, ना ही आपने सेम वैसा ही लिखने की कोशिश करनी है। इसका आपके कैरियर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जो भी लिखें आप अपना कंटेंट लिखें ताकि डंके की चोट पर आप अपना कह सकें। आपका अंदाज़े तहरीर ही गवाही दे रहा हो कि ये तहरीर आपने लिखी है, आपका अंदाज़े तहरीर आपकी पहचान बन जाए। इसके अलावा सोशल मीडिया फॉलोइंग, आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहें। फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर आपने पोस्ट करते रहना है, अच्छे लोगों को फॉलो करना है, अच्छे और मनपसंद राइटर को फॉलो करना है। इनकी पोस्ट पर जाकर अपना मुस्बत इजहार राय आपने पेश करना है। आपने वहाँ पर कमेंट्स करने हैं। लोग आपके कमेंट्स पढ़कर आपको फॉलो करेंगे और आपको लाइक करेंगे। इससे आपकी सोशल मीडिया फ़ैन फॉलोइंग में इजाफा होता है और आपको क्लाइंट्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर हम अब बात करें अगले टॉपिक की, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पोर्टफोलियो क्या है। बहुत से लोग जानते होंगे और मैंने भी अपने कोर्स में, हमने क्लासरूम में मुख्तलिफ जगह पर और कई बार हमने पोर्टफोलियो का जिक्र किया है। बहुत से स्टूडेंट्स जानते होंगे कि पोर्टफोलियो किसे कहते हैं, लेकिन जो न्यू हैं हो सकता है उनको मालूम ना हो। तो आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं पोर्टफोलियो क्या है, तो आप अपने मुमकिन क्लाइंट्स के सामने जब अपने काम पेश करते हैं, इसे पोर्टफोलियो कहते हैं। यानी आपने अपने जो काम पेश किया है क्लाइंट को, वो क्या है, पोर्टफोलियो है। अब ये जो काम है ये आपके काम का खुलासा होता है। पोर्टफोलियो आपके काम का खुलासा होता है, यानी जो आपकी नज़र में बेहतरीन तहरीरें हैं या जिस काम की आपके क्लाइंट ने तारीफ़ की है, रिव्यू दिया है, अच्छा फीडबैक दिया है, वो आपका पोर्टफोलियो है। आपने उसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है। अब ऐसा कि आप में से बहुत से लोग नए हैं, उनको तो क्लाइंट ने रिव्यू नहीं दिया, उनका अच्छा फीडबैक मतलब नहीं मिला क्योंकि आपने अभी तक काम नहीं किया क्लाइंट के लिए। तो जो आपने कोर्स के दौरान असाइनमेंट्स लिखी हैं, आपने प्रैक्टिस की है, वही आपका पोर्टफोलियो है। मतलब वो वाली असाइनमेंट जो कि चेक हो चुकी हैं और आपने रीराइट कर ली हैं, वो आपका पोर्टफोलियो हो सकता है।
अच्छा, मतलब कंटेंट राइटिंग के लिए जो पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 बेहतरीन तहरीरें आपने शामिल करनी होती हैं अपने पोर्टफोलियो में। अब पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं, इसके भी मुख्तलिफ तरीके हैं, जिनमें से सबसे पहला तरीका है, आपने ऐसा करना है कि अपनी प्रोफाइल में, अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर जो आपकी तहरीरें हैं आपने उनको इकट्ठा करके आपने पिन कर देना है, आपने पिन पोस्ट कर देनी है। लेकिन याद रखें कि ये तहरीरें वो हों जिन पर काम किया जा चुका है, या फिर क्लाइंट की मर्ज़ी इसमें शामिल है कि आप इस काम को पब्लिक कर सकते हैं। और तीसरा ये कि अगर वो चीज़, वो तहरीर चोरी भी हो जाए तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये सोच कर आपने तहरीरों को पिन पोस्ट करना है। इसके अलावा महफूज तरीका जो है वो ये है कि आपने अपना पेज बनाना है और इस पर आपने अपना काम पोस्ट करते रहें, और फिर इसका लिंक आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। और तीसरा महफूज तरीन तरीका ये है कि आपने अपनी तहरीरों को अपनी जीमेल आईडी में रखना है सेव, आपने अपने गूगल डॉक्यूमेंट्स में रखना है, आप नोट पैड पर भी रख सकते हैं। और फिर आपने इन तहरीरों का लिंक आपने, या अगर नोट पैड में रखा है तो आप इन तहरीरों को कॉपी पेस्ट करके आपने अपने क्लाइंट को दे देना है। अब क्लाइंट कैसे ढूंढेंगे, पोर्टफोलियो भी बन गया हमारा। अब अगर हम बात करेंगे क्लाइंट हम कैसे ढूंढें, तो कंटेंट राइटर क्लाइंट्स ढूंढने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपना सकते हैं, जिनमें आप मुख्तलिफ फेसबुक ग्रुप पर जाकर राइटिंग्स के मुख्तलिफ ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग के मुख्तलिफ ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ पोस्ट लगती हैं, और आप भी वहाँ पर अपनी मज़ेदार सी तहरीरें पोस्ट करते रहें। जो आपको फीडबैक मिलता है, जो आपको रिव्यू मिलता है, वो पोस्ट करते रहें। आपकी तहरीरों से मुतासिर होकर क्लाइंट्स ख़ुद आपसे रब्ता कर सकते हैं। और बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ ग्रुप्स में कंटेंट राइटर की ज़रूरत होती है तो लोग मुख्तलिफ पोस्ट लगाते हैं, आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं और आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लॉग भी बना सकते हैं, यानी आपने अपनी फेवरेट नीश पर ब्लॉग बनाना है और हफ्ते में 2 बार 1000 अल्फाज से लेकर 1200 अल्फाज का आर्टिकल या ब्लॉग आपने पोस्ट करना है। इसके बाद एक और तरीका है, और ये आपकी रज़ामंदी से होगा, यानी आपकी मर्ज़ी है तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि आपने कुछ लोगों के लिए, 3 से 4 लोगों के लिए आपने मशहूर जो लोग हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, आपने उनके लिए या फिर आपने मशहूर कंपनियों के लिए फ्री में पोस्ट लिखनी है। अब कंपनियों के लिए अगर आपने लिखना है तो आपने उनकी कंपनी का, आपने उनके पेज का आपने विज़िट करना है, अच्छी तरह मुआयना करना है और उनकी ज़रूरत के मुताबिक आपने उनको पोस्ट लिख देनी है, आपने उनके लिए कॉपी राइटिंग कर देनी है और आप इन्हें ये सेंड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि वो आपको अपनी कंपनी के लिए भी हायर कर सकते हैं, एज अ कॉपी राइटर आपको हायर कर सकते हैं। तो ये तरीका भी है क्लाइंट ढूंढने का। अब क्लाइंट ढूंढने के बाद जो अहम तरीन मरहला है वो कौन सा है? पहला हमारा टॉपिक है क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो कैसे दिखाएंगे हम। क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो दिखाने के लिए आप सबसे पहले अपना तारुफ करवाएंगे और फिर अपने पेज का लिंक सेंड करेंगे, या फिर आप अपनी जीमेल आईडी का लिंक सेंड करेंगे, या फिर आप अपना काम कॉपी करके क्लाइंट को सेंड कर देंगे। और ये भी हो सकता है कि आप क्लाइंट को अपनी वॉल विजिट करने का कहें और पिन पोस्ट रीड करने का भी कहें। बेस्ट तरीका यही है कि आप अपना काम सेंड कर दें या फिर आप पेज का लिंक दे दें। अगला हमारा टॉपिक है क्लाइंट से अपना मुआवजा कैसे तय करें। जब क्लाइंट को आपका काम पसंद आ जाता है, आपने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया, क्लाइंट ने देखा, क्लाइंट को आपका काम पसंद आया है, तो अगला मरला मुआवजा तय करने का होता है। अक्सर जो लोग हैं वो इस बारे में बात करने से शर्म महसूस करते हैं कि अच्छा नहीं लगता उन्हें
کہ وہ کلائنٹ سے کیسے اپنا معاوضہ طے کریں، کیا کہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو لازمی بات ہے کہ آپ نے معاوضہ لیے بغیر تو کام نہیں کرنا. تو معاوضہ طے کرتے وقت تھوڑی سی سمجھداری سے آپ نے کام لینا ہے. آپ نے ہمیشہ مناسب قیمت بتانی ہے. مناسب قیمت میں آپ نے اپنا یعنی اپنا معاوضہ آپ نے مناسب سا رکھنا ہے. یاد رکھیں اگر آپ بہت کم قیمت رکھیں گے تو اس سے بھی یہ تاثر ملے گا کہ آپ کے کام کا معیار بہت کم ہے، بہت لو ہے. لیکن اگر دوسری طرف آپ نے اپنے کلائنٹ کو بہت زیادہ معاوضہ بتا دی ہے تو بھی آپ پھر یہ ہے کہ اپنے کلائنٹ کو کھو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کلائنٹ کا بجٹ اتنا نہ ہو اور وہ آپ کو ہائر کرنے سے انکار کر دے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے مناسب معاوضہ رکھنا ہے اور کلائنٹ کو بتاتے ہوئے آپ نے بالکل بھی شرم محسوس نہیں کرنی. کانٹینٹ رائٹنگ میں معاوضہ طے کرنے کے لیے نا 2 اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں. PPW یعنی پیسہ پر ورڈ اور RPW یعنی کہ روپیز پر ورڈ. یہ اصطلاح ہے اور آپ کو یاد ہونی چاہیے، یعنی کہ PPW اور RPW. اب بات کرتے ہیں کہ یہ معاوضہ ہوگا کتنا. اگر آپ نے آرٹیکل لکھا ہے تو آپ نے آرٹیکل رائٹنگ کے 0.7 پیسہ آپ چارج کر سکتے ہیں. تو اگر 1000 الفاظ کا آرٹیکل ہوگا تو آپ اسے ملٹیپلائی کریں 1000 ملٹیپلائی بائی 0.7 تو یہ ہو جائے گا جی 700 روپے بن جائیں گے آپ کے 1000 الفاظ کے. اسی طرح 1000 الفاظ کے آرٹیکل کا اگر آپ نے لکھا تو یہ کتنے ہو گئے 700 روپے. لیکن اگر آپ نے سٹوری رائٹنگ کی ہے تو پھر آپ نے 0.5 پیسہ آپ نے چارج کرنا ہوگا. اور اسی طرح اگر کاپی رائٹنگ، ایڈ رائٹنگ، 1 لائنر اگر آپ لکھتے ہیں تو یہ پر ورڈ بھی چارج کرتے ہیں اس میں اور ہزاروں کے حساب سے بھی چارج کیے جاتے ہیں. کیونکہ کاپی رائٹنگ، ایڈ رائٹنگ اور 1 لائنر سے جو کمپنی آنر ہیں وہ سالوں کماتے ہیں. آپ نے تو ایک دفعہ لکھ دیا لیکن اس پر ایڈ بنے گا یا وہ ایڈ رائٹنگ جو ہے وہ کاپی رائٹنگ جو ہے اس سے بھی کتنی ہزاروں کی سیل ملتی ہے آنرز کو، کمپنی آنرز کو. تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ہزاروں میں بھی چارج کر سکتے ہیں. آپ 2000 3000 سے لے کر 5000 تک بھی چارج کر سکتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کلائنٹ بھی راضی ہو. آپ نے ہمیشہ کلائنٹ کا بجٹ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے. بعض کلائنٹ دے بھی دیتے ہیں لیکن بعض لوگ اس طرح معاوضہ کھلے دل سے نہیں دیتے. یہ ریٹس جو میں نے ابھی تک آپ کو بتایا ہیں یہ اردو کے لیے ہیں. لیکن اگر انگلش میں آپ نے کانٹینٹ لکھا ہے، کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس انگلش میں بھی لکھ رہے ہیں، میرے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے کچھ لوگ انگلش میں جو ریٹ ہوتا ہے وہ 1 روپیہ فی لفظ ہوگا. اور اگر ٹاپک مشکل ہو جیسے ویب، میڈیکل، گیمنگ، کرپٹو کرنسی، ٹیکنالوجی وغیرہ تو پھر 2 روپے سے لے کر 4 روپے اور 5 روپے پر ورڈ بھی چارج کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ آپ نیو ہیں، تازہ مارکیٹ میں آ رہے ہیں تو آپ کم معاوضہ رکھیں گے، مناسب معاوضہ رکھیں گے. اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اپنا ریٹ مت گرائیں، اپنا ریٹ مت کم کریں. لیکن ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ریٹ کم نہیں کریں، لیکن ہر کوئی خوش قسمت نہیں ہوتا کہ مارکیٹ میں جائے اور جاتے ہی اچھے کلائنٹس مل جائیں. کوئی بات نہیں، آغاز میں آپ کم معاوضے میں بھی کام کر لیں. اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. نمبر 1، آپ کا دل نہیں ٹوٹتا کہ آپ کو ابھی تک کام نہیں ملا، آپ کو ابھی تک کلائنٹ نہیں ملا. اور دوسرا یہ کہ آپ کو ایکسپیرینس ہوتا رہتا ہے، پورٹ فولیو بنتا رہتا ہے آپ کا. اور سب سے بڑی بات، آپ کو تجربہ حاصل ہوتا رہتا ہے، آپ کو کلائنٹس ڈیلنگ آ جاتی ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ تھوڑا ہونا کچھ نہ ہونے سے بہت بہتر ہے. اس لیے پہلے پہل آپ کم ریٹ پر بھی کام کر سکتے ہیں، اور جب آپ کا پورٹ فولیو اسٹرانگ ہو جاتا ہے، تجربہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ منہ مانگے دام وصول کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا.
میں نے اس کورس میں پوری کوشش کی ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو، کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، آپ کلاس روم میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہمارا آخری لیکچر تھا، آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔